गाइस कैसे हैं सब लोग। वेलकम इन द क्लास। जल्दी से देख के बताओ कि हम लाइव एंड ऑडिबल। शुरू करते हैं। वॉइस क्लियर है मेरा? चलो जी। गुड आफ्टरनून, वेलकम। काफी दिन से ये सेशन पेंडिंग था, आज कर लेते हैं इसको। जो लोगों मॉक देना शुरू कर दिया, आई थिंक 13 ही लोग देख रहे हैं मेरे को। चलो आ जाएंगे धीरे धीरे। जिन्होंने मॉक दिया उन्हीं को समझ में आएगा, ये बाकी लोग तो वैसे भी नहीं समझ पाएंगे क्या सेशन है। हेलो राखी, हेलो मनु, हेलो देविका, वेलकम। वॉइस क्लियर है मेरा? चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउ टू एनालाइज अ कैट मॉक गाइज एंड इम्प्रूव योर मॉक स्कोर। तो जो लोग सिर्फ मॉक दे के छोड़ देते हैं उनको ये नहीं आइडिया कि मॉक को एनालाइज भी करना होता है, तभी अगला मॉक का देने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं एज सच। तो टेलीग्राम पे जो लोग नहीं है लेकिन ज्वाइन इट, लोकेशन अंडरस्कोर अन अकेडमी, और ज्वाइन कर लो इसको अगर आप नहीं हो तो, जिसके पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम। चलिए जी। तो एक बार नोटिफिकेशन जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि तब तक और लोग भी आ जाएंगे। ये गाइस ऑफर चल रहा है, ये आई थिंक इसके डेट आने वाले हैं 15 जुलाई। इसके बारे में आई थिंक आप लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो आगे। एक बार अपने फ्रेंड्स वगैरह को इसके बारे में बता दो, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपसे पूछते हैं देन यू कैन जस्ट टेल अबाउट दीज ऑफर्स। फ्लैट 20% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है अगर आप 18 मंथ के लिए जाते हो तो अच्छा ऑफर है काफ़ी। और इसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कैट 23 के लिए कोई टाइम बचेगा। तो जो लोग अभी भी कैट 23 प्लान कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इफ दे वांट टू ज्वाइन कैट 23 बैचेस दे कैन डू दैट। तो 20,800 में उनको पूरा 8 मंथ का कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाती है। और ये 24 महीने का है जो 28,000 का है। तो आई थिंक बढ़िया ऑफर है। कोड यूज करना है लोकेश अग्रवाल। तो इसको एक बार अपने जो भी नोन या फ्रेंड सर्कल है, जो ग्रुप्स हैं, उसमें एक बार आप इसके बारे में बता सकते हो। ये मॉक हो रहा है जो मैंने बताया था, ये सबको दे देना है। 16 तारीख को 23 तारीख को हो रहा है 12 बजे। तो मॉक जितने ज़्यादा दोगे, आज सेशन हमारा वही है बेसिकली, कि अगर आप AIMT देते हो या मॉक देते हो, उसको एनालाइज कैसे करते हैं। सिर्फ AIMT देने का फायदा नहीं है। जब तक आप उस AIMT को देख के उससे सीखो नहीं, तब तक इट इज़ अ यूजलेस एक्टिविटी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ढंग से समझ लो इसको ताकि आप पॉइंट नोट करते जाना, क्या क्या याद बातें याद रखनी है। और डेफिनेटली धीरे 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 आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये इसके सारे फीचर्स हैं मॉक्स के। ये नया बैच शुरू हो रहा है 23 तारीख 13 तारीख से। तो अगर आप नया बैच एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दैट। ये 8 जुलाई से कैट 2024 का नया बैच शुरू है, इसको भी देखा जा सकता है। बाकी ये सारे फीचर तो साथ में है ही हमारे पास। रिजल्ट्स हैं, आइकॉनिक के फीचर्स हैं, एंड नोट्स अनअकैडमी एजुकेटर ने बनाए। तो जल्दी से करते हैं क्योंकि फिर हमारे पास एक और क्लास है हमारी टाइम एंड वर्क की, तो फिर हम सारा कुछ कवर अप नहीं कर पाएंगे। 1 ही घंटे का टाइम है हमारे पास। नाउ इट इज 55 मिनट रिमेनिंग। चलिए जी। कितने लोग मॉक दे रहे हैं पहले ये बताओ, शुरू करने से पहले। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन टेकन स्टार्ट टेकिंग मॉक्स? कितने लोगों ने शुरू कर दिया? और कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं हमारा सिलेबस खत्म होने का, जो जैसे मैंने बोला है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। कितने लोगों ने मॉक देना शुरू कर दिया और एनालाइज करना शुरू कर दिया है? जल्दी से बताइए, चैट विंडो में बताइए कितने लोगों ने मॉक देना शुरू कर दिया है। अंकित, इशिका, शिवम। ओके, काफी कम लोग दिख रहे हैं जो लोग मॉक दे रहे हैं। यही हालत है। और जो लोग रेगुलरली मॉक देंगे गाइस, ऐसे नहीं कि बस मॉक दे दिया। मॉक देने के बाद और मॉक देने से पहले पहले भी इवन आपको कुछ कुछ चीज़ों का याद रखना है। ये नहीं कि उठे 12 बजे और चल AIMT है तो दे देते हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं। आपको अगर कोई भी टेस्ट देना है तो उसको सीरियसली देना है, उस 2 घंटे को पूरे यूटिलाइज करना है, राइट। और मॉक देने के बाद तुम लोगों को फर्स्ट मॉक अपीयर करूंगा, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे करते जाओ। तो जब हम कैट की तैयारी शुरू करते हैं, आई थिंक हम लोग पूरे जोश में होते हैं कि बिल्कुल फोड़ देंगे। और शुरू में जो लोग मॉक दे रहे होंगे, आई थिंक जब हम शुरू करते हैं तो बिल्कुल हम ऐसे होते हैं कि आज तो भैया निकल पड़ी अपनी गाड़ी। कैट में हमारा ही बस IM पे हमारा ही नाम लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द कैट प्रिपरेशन माई मोटिवेशन एंड मी। तो ये पूरे दोनों जोश में होते हैं, मोटिवेशन भी पूरा जोश में है, और ये तुम तो होते ही हो कि IM पे मेरा ही नाम लिखा हुआ है। IM से कम की बात ही नहीं करनी।
और जैसे ही पहला मॉक दे के आते हैं हालत कुछ ऐसी हो जाती है। पहला मॉक देने के बाद आफ्टर द फर्स्ट मॉक मोटिवेशन भी पानी पानी हो गया और तुम भी बस भीग गए हो। कि भैया हालत ऐसी हो जाती है जिसमें तुम्हारा एक्चुअल रियलिटी पता चलती है कि जो हमने सोचा था और जो रियलिटी है उसमें काफी डिफरेंस है। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक्चुअल रियलिटी, राइट, यही हालत है। तो पहला मॉक देने के बाद ही हम लोगों को लग जाता है कि भैया यही हमसे ना हो पाएगा काइंड ऑफ थिंग। तो ये मोटिवेशन धीरे 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 इसको बरकरार रखना है गाइस। ये हमारा मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको सीखते हैं धीरे धीरे, आज के सेशन में यही है। हाँ देखो, ये मोटिवेशन ऐसा हो गया कि भैया सुस्त हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये चीजें आज हम करने वाले हैं। और ड्यूरिंग द मॉक्स हमारी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे बीन की है। मम्मी मम्मी की याद आ जाती है सबको कि क्या हो रहा है ये। क्वांट सेक्शन तक आते आते इश्का तो बोलते कि मैं तो 5 मिनट में निकल आती हूँ क्वांट देख के, हो ही नहीं रहा मुझसे। तो जिससे LRDI नहीं हो रहा है और जिससे क्वांट नहीं हो रहा है, इंग्लिश तक तुम फिर भी झेल जाते हो, तुक्के मार मार के आगे पहुंच ही जाते हो। और उसके बाद 1 घंटे में ही निकल आते हो, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। प्रिपरेशन लेवल अपना बढ़िया करना है और धीरे धीरे जो हमारा अभी स्कोर कम आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे हमारा स्कोर कम आ रहा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा स्कोर कम क्यों आ रहा है? क्योंकि मॉक्स और एक्चुअल कैट में डिफरेंस है गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। मॉक्स जनरली मुश्किल बनाए जाते हैं क्योंकि अगर हम मॉक इजी बना देंगे तो आपका पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए मॉक के, अभी से तुम्हारे 30 के 30 क्वेश्चन ठीक हो गए या 60 के 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, फिर आप पढ़ोगे नहीं ना, राइट। तो पक्का मॉक्स का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन दैट इज अगेन ना रिलेटिव है। अगर मॉक्स का लेवल हाई है तो वो सबके लिए है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि कंपैरेटिव है। अगर मॉक मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है ना। अगर बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मॉक को दे दिया हमने, मॉक से जो गलतियां हैं अगर आपने उससे नहीं सीखा तब कोई फायदा नहीं है। जो मॉक की मिस्टेक है उनका एक अलग आप इसको नोट करते जाओ कि हमने क्या मिस्टेक करी है, सो दैट यू विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो आज पूरे सेशन में हम यही बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है मॉक देने से पहले और मॉक देने के बाद, सो दैट धीरे धीरे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा अगर आप रेगुलरली करते जाओगे तो। वाई मॉक एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? मॉक देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मॉक एनालिसिस के बाद बेसिकली यू विल फाइनलाइज योर स्ट्रेटजी। आप मॉक्स में क्या कर सकते हो? आप मॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हो। अभी आप लोगों को यही नहीं पता कि स्ट्रेटजी होती क्या है, ट्राई तो तब करोगे, राइट। आपको यही नहीं पता कि स्ट्रेटजी क्या होती है। आप तो जाते हो, पहला क्वेश्चन देखा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अगले पे जाकर चले गए, नहीं हुआ तो अक्कड़ बक्कड़, ऐसे करते करते पूरा पेपर हमने मुश्किल से 2 घंटे में निकाल दिया। यही करते हैं आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल। स्ट्रेटजी जैसी कोई चीज पता ही नहीं है तुम लोगों को कि क्या स्ट्रेटजी होती है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मॉक्स को किस तरह से या एक्चुअल कैट को किस तरह से लिया जाता है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज गाइस, इट्स अबाउट हाउ टू टेक द एग्जाम इन ए राइट वे, हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चन। ऐसे मैंने काफी बच्चे देखे हैं जिनके कुछ कुछ सेक्शन वीक होते हैं बट फिर भी वो अच्छा स्कोर ले आते हैं क्योंकि उनको सेलेक्ट द क्वेश्चंस, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना आता है। और कुछ बच्चे ऐसे जिनकी नॉलेज तो भरपूर है बट फिर भी वो उतना अच्छा स्कोर नहीं लाते हैं क्योंकि वो गलत क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो स्ट्रेटजी आपको समझनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट आपको अप्रोचेस जो होती हैं पेपर को लेने की वो सीखनी पड़ेंगी कि आज इसमें हम ये ट्राई करेंगे, आज इसमें हम ये ट्राई करेंगे, आज इसमें हम ये ट्राई करेंगे। फॉर इंस्टेंट आई टेल यू क्या मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप ये सोच सकते हो, आरसी की बात करते हैं, वर्बल सेक्शन की बात करते हैं, मैं एक तो मैं हिंट दे रहा हूं कि स्ट्रेटजी होती क्या है, मतलब क्या होता है स्ट्रेटजी का।
स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले तो पेपर देखोगे भैया पेपर है कैसा। 40 मिनट है आपके पास पेपर में, इसमें 24 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आप पेपर को एक ग्लांस दोगे कि पेपर में कितने आरसी हैं, कितने पैरा जंबल्स हैं, कितने ऑड वन आउट है, कोई नई चीज तो नहीं है, क्या पेपर उसी लाइन पे है जिस लाइन पे एक्सपेक्ट किया था या कुछ अलग दिख रहा है। तो ये आप पहले से एक ग्लांस ले लो, 2-3 मिनट लगा लो। 2-3 मिनट में आप ग्लांस देके देखो कि कितने आरसी आए, 3 आरसी आए हैं, 4 आरसी आए हैं, लेंदी कितना है, कौन सा आरसी आपके मतलब का है, आप यहीं पे देखोगे। आप क्या करते हो, आप देखते ही नहीं हो, आप तो 1 से शुरू करते हो और चलते जाते हो। ऐसा नहीं है, हो सकता है यार आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो और पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको एक आरसी दिख गया हो, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो, आपका इंटरेस्ट टेक में हो सकता है उससे रिलेटेड कोई आरसी आपको दिख जाए या देखा हुआ कोई आर्टिकल मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई आर्टिकल आपको दिख रहा है या ऐसा कोई टॉपिक आपको दिख रहा है, पहले उसको अटेम्प्ट करोगे ना। ये थोड़ी ना कि पहले से ही शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले उसको ग्लांस दो, उसमें से देखो कौन सा आरसी आपके मतलब का है, कौन सा आरसी छोटा है, कौन सा आरसी लेंदी है, किसमें क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ये सब पहले ही देख लिया करो। पैरा जंबल्स कितने हैं, पैरा जंबल पहले हैं, दूसरे हैं, ऑड वन आउट कितने हैं, कोई नई चीज तो नहीं है, ये आप थोड़ा सा ग्लांस देके देखोगे। और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें स्ट्रेटजी होती है कि एक मॉक में आप ट्राई करोगे कि आज मैं सिर्फ आरसी करूंगा, कोई भी नेगेटिव नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पैरा जंबल बहुत मुश्किल है सही होने बिना ऑप्शन के। तो आप स्ट्रेटजी बना के जाओ कि यार चल 12-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 से 16 क्वेश्चन आरसी के ही हैं, 24 में से 16 आते हैं जनरली, तो मैं आज सिर्फ आरसी करूंगा, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज 4 आरसी ट्राई करूंगा, ठीक है। या फिर मैं 3 आरसी करूंगा और ऑड वन आउट करूंगा, मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। या फिर मैं पढ़ूंगा तो आरसी, कभी कभी आरसी में भी क्या होता है, आरसी भी ऐसी आती हैं कि जो आरसी तो आप समझ जाते हो लेकिन उसके क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। 2 तरह की आरसी होती है, एक आरसी जो लेंदी है, राइट, बट उसके क्वेश्चन इजी है। दूसरी आरसी होती है जो शॉर्ट होती है बट उसके क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सारे क्वेश्चन ना करके आप आरसी चारों पढ़ो, बट क्वेश्चन सारे मत करो जिसमें गलती होने के चांस हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको पूछ रहा है कि भैया इसमें टोन बताओ या इसका टॉपिक बताओ, हेडिंग बताओ, क्या हो सकती है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन। तो आप जरूरी है सारे क्वेश्चन करो, आप चारों आरसी पढ़ो बट 3-3 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 12 क्वेश्चन यहां से उठा सकते हो, आप 3 आरसी कर सकते हो, उसके 4-4 क्वेश्चन कर सकते हो। साथ में अगर आपको और कुछ भी करना है, वर्बल भी करना है, आप 2 आरसी पूरी कर लो और साथ में ऑड वन आउट, पैरा समरी वगैरह कर लो। ये होती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरे लिए काम कर रहा है, क्या मेरे को आरसी ज्यादा करने चाहिए, क्वेश्चन सेलेक्ट करके करने चाहिए, ऑड वन आउट मेरे ठीक हो रहे हैं, पैरा समरी मेरी ठीक हो रही है। यहां से आपको स्टडी पता चलेगी, अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन लैपटॉप पे ही देना है पेपर, मोबाइल पे लेके मत बैठ जाना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप वर्सेस मोबाइल की। पेपर बेस तो होता ही नहीं है, वो भूल जाओ, पेपर वाले दिन गए। अब सारे पेपर लैपटॉप पे ऑनलाइन ही होंगे, डेस्कटॉप पे, तो आप वो पेपर वाली फीलिंग तो भूल जाओ। पेपर में पेपर नहीं आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ घर पे जब दे रहे हो तो मोबाइल से किसी भी मॉक को नहीं देना है गाइस, आपको लैपटॉप से डेस्कटॉप से देना है। नहीं है जिनके पास, वो सेकंड हैंड वगैरह ले लो, बहुत सस्ते मिल जाते हैं आजकल। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये जितना टाइम मोबाइल पे वेस्ट करते हो इसको कम यूज करो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। पेपर बेस्ड नहीं है। आपको ये बात समझ में आ रही है स्ट्रेटजी क्या होती है? अभी मैंने सिर्फ वीआरसी की बताई है, सिमिलरली आप डीआई की और क्वांट की स्ट्रेटजी बना सकते हो। आप इसको जब तक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं बना के जाओगे, आपका मॉक लेने का कोई फायदा नहीं है। हम किसी दिन इस पे भी बात करेंगे कि हम पेपर को अलग अलग तरह से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी क्वांट में बना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी एलआरडीए में बना सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। आज मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, ये आप अभी अपने आप से खुद से एक्सप्लोर करो। समझ रहे हैं बात? सबको समझ में आ रही है? तो मॉक एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक अपनी फाइनल स्ट्रेटजी पता चलेगी कि हमें ये सूट कर रहा है, हम अल्टीमेटली ये करके आएंगे। मॉक से आपको अच्छे क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो आपने अनसीन क्वेश्चन या अनअटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए। कैट में आजकल मुश्किल लेवल बढ़ता जा रहा है,
तो मॉक्स जैसे क्वेश्चन भी आजकल काफी आ रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ऐसे क्वेश्चन एलआरडीए वगैरह के मॉक्स में ही मिलते हैं और किसी बुक वगैरह में नहीं मिलते हैं, वो आपको मॉक में मिलेंगे ऐसे सेट। आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ से आप अपने एरिया आइडेंटिफाई करो कि यार चल मेरा अर्थमेटिक ठीक हो रहा है, या मेरे को ज्योमेट्री में थोड़ा टाइम लग रहा है, या मेरा एलआर डीआई में एलआर तो मेरे से निकल जाता है, डीआई बेस सेट नहीं हो रहे हैं, आरसी निकल जाता है, पैरा जंबल नहीं हो रहा है, पैरा समरी नहीं हो रहा है। तो आपको अपने एरियाज ऑफ मिलेंगे इंप्रूवमेंट के, कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, किस पे मेहनत करनी है। तुम्हें तो सब पे ही करनी है, खैर बात तो अलग है। तुम्हारे तो सारी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करने, वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जब यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ पे जाने वाले, उनको धीरे धीरे यहाँ लाओ, इंप्रूव करते जाओ एक एक एरिया को, काम तो करो उस पे। एंड आपको एक डायरेक्शन मिलेगी प्रिपरेशन की, कि मेरा ये रह गया है, ये रह गया है, ये हो गया है, ये बढ़िया चल रहा है। एक आपको डायरेक्शन मिलती है मॉक से। तो मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। मॉक नहीं दोगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, वो आपको रियलिटी मॉक से ही पता चलती है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, क्या इंपॉर्टेंस है मॉक का। बिफोर मॉक क्या करना है? बिफोर मॉक आप ये करोगे कि अपनी एक स्ट्रेटजी, जो जैसे मैंने एक बताई है, आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसको मॉक से पहले एक सोचो कि आज मैं ये स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा। मॉक से पहले, बिफोर द मॉक, नोट डाउन द स्ट्रेटजी यू प्लान टू यूज इन द एग्जाम फॉर ईच सेक्शन। हर सेक्शन के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि आज मैं एलआर में सिर्फ 2 ही सेट पढ़ूंगा, बट पूरे पढ़ूंगा। एलआर में भी क्या होता है, देखो एलआरडीआई में भी यही होता है। एलआरडीआई में भी हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन मुश्किल आए, या हो सकता है सेट ही मुश्किल आए। तो या तो सेट मुश्किल आएगा, आप पहले सेट भी सेलेक्ट करोगे, ये नहीं पहला सेट आया और शुरू हो गए, नहीं, पहले सेट को ग्लांस करो, देखो कौन सा सेट आपको लग रहा है अच्छा, उस पे शुरू करो। और इसमें ना 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक गलती ये होती है कि या तो हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट लगाए और हमने सेट छोड़ दिया कि ये तो हो नहीं रहा हमसे। दूसरी गलती होती है कि हम एक ही सेट पे बहुत देर तक लगे रहते हैं। दूसरी गलती है, दोनों ही गलत चीजें हैं, ना तो बहुत जल्दी निकलना है, ना ही बहुत देर तक एक ही सेट पे अटके रहना है। वॉट विल यू डू? यू विल स्टार्ट अ सेट, क्योंकि देख के तो पता नहीं चलेगा ईजी है या मुश्किल है। तो स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद 5-10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उस पर एक रिव्यू लो कि मुझसे ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा। पता चल जाता है कि डेटा है इसमें काम का या नहीं है। तो 5 मिनट बाद एक रिव्यू लो कि इस पर फर्दर टाइम देना है, निकल जाना है। अगर आपको लग रहा है कि यार हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा तो हो जाएगा, तो उस पर टाइम दो। लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार कुछ नहीं दिख रहा, हो ही नहीं रहा सेट, 5 मिनट तक कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो वहीं पे छोड़ दो, फर्दर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप कम से कम सारे सेट देख तो पाओगे। हाँ कर सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ, शुरू करने से पहले आप एक बार ग्लांस करो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि ये 2 सेट में मेरे को आसान लग रहे हैं, या ये 3 सेट आसान लग रहे हैं, इन पे टाइम दूंगा, चौथा सेट बहुत लेंदी है उस पर टाइम नहीं दूंगा। आप ये पहले ही डिसाइड कर सकते हो ना। हो सकता है ये दूसरा सेट आपको लास्ट में मिले, आप तो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक, आप तो इसी पे अटके पड़े हो जो शुरू में था। जनरली क्या होता है, जनरली आपने नोटिस किया होगा कि पहला सेट हो सकता है काफी टफ हो और आपने उसी में टाइम वेस्ट कर दिया, आप तो पहुंच ही नहीं पाए चौथे सेट तक या 5वें सेट तक। हो सकता है यहाँ पे एक इजी सेट पड़ा हो। जब आप ये ग्लांस कर लोगे ना, तो आपको यहां तक पहुंचने में आसानी होगी। हो सकता है आपका देखा हुआ टॉपिक का सेट आ जाए, वेन डायग्राम का कोई आ जाए, बाइनरी लॉजिक का कोई आ जाए। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जिस जिस तरह से आपको बताया जा रहा है आप सीखो, अप्लाई करो इनको, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर लेस आने दो, 2 0 भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मॉक में जिन्होंने तैयारी की होती है उनकी भी हालत खराब होती है यार। जब तक दोगे नहीं, सितंबर में दोगे तब भी हालत वही होगी। तो इससे बढ़िया ये नहीं कि अभी से अपनी हालत खराब कर लो। आप अपनी तैयारी के साथ जाओगे, पहले मॉक में हालत खराब होगी ही होगी, चाहे वो नवंबर में देना पहला मॉक। तो जब तक यहां पे जाके हालत खराब हो, उससे बेटर ये नहीं कि यहीं पे हालत खराब कर लें ताकि धीरे धीरे यहां तक इंप्रूवमेंट आ जाए। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जो लोग बोल रहे हैं हमारा तो जुलाई में शुरू हुआ है, स्कोर कम आएगा, आने दो यार, 0 नेगेटिव कुछ भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक पहुंचने में वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब बहुत लेट हो जाएगा। अभी चांस है इंप्रूव करने के। तो नोट डाउन द स्ट्रेटजी यू प्लान टू यूज इन द एग्जाम फॉर ईच सेक्शन एंड नोट डाउन एनीथिंग न्यू दैट यू वांट टू ट्राई। अगर आपको लग रहा है कि इस वाले एग्जाम में मैं ये ट्राई करूंगा जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, यू कैन नोट डाउन
एंड देन आफ्टर द एग्जाम यू शुड ट्राई कि हम वो अप्लाई कर पाए, स्ट्रेटजी काम आई नहीं आई, वो सारी चीजें आपको फिर से नोट डाउन करनी है। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस मॉक दोगे पहले, मॉक दिया मान लो तुमने 12 से 2, संडे का टाइम सिर्फ मॉक के लिए रखो, पूरा संडे सिर्फ मॉक पे स्पेंड करना है तुम्हें ढंग से। अगर ये संडे संडे मॉक पे निकाल दिए 4-5 घंटे 6-7 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो पहला मॉक में नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। 16 आया था पिछली बार, 50% नेगेटिव हो गया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब ये सोचना है कि भाई नेगेटिव कम करना है, क्या करना है, यही चीजें आपको सीखनी है मॉक से। तो हर संडे को आप क्या करोगे, 12 से 2 आपने मॉक दिया, 12 से 2 मॉक देने के बाद लेट्स से ब्रेक लिया या एनालिसिस देख लिया। इस बार मेरा एलआरडीए का एनालिसिस है उसी दिन 2 बजे, तो टेस्ट होगा 12 से 2, फिर मैं एनालिसिस लूंगा 2 बजे उसी का, एलआरडीए वाले पार्ट का। तो पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार मेरा है सेशन 2 बजे, तो 1 घंटे का ये सेशन है, ये देख लो 1-1.5 घंटे का, ये यहां से खत्म हो जाएगा एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक लेके थोड़ा सा इसको एनालाइज करो पूरा खुद से बैठ के कि हमने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या चीजें अप्लाई हो पाई, क्या क्या चीजें नहीं हो पाई, नोट डाउन करो पूरा ढंग से। ठीक है, कि हमने जो सोचा था क्या वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई बिफोर द एग्जाम की, बिफोर द मॉक की। आफ्टर द मॉक क्या करना है, आफ्टर द मॉक एंड बिफोर द एनालिसिस, मॉक देने के बाद और एनालिसिस करने से पहले की बात हो रही है ये भी। इतना डिटेल सेशन ले रहा हूं मैं ये वाला, इतना डिटेल तुम्हें एक जगह कहीं मिलेगा नहीं ये चीज, तो इसको यूज करा करो ढंग से। मॉक दे दिया, मॉक और एनालिसिस करने के बीच की बात हो रही है ये वाली, मॉक देने के बाद और एनालिसिस करने से पहले नोट डाउन द स्ट्रेटजी फॉलोड फॉर ईच सेक्शन। आप लिखो कि हमने क्या स्ट्रेटजी यूज करी, जो सोची थी वो कर पाए या नहीं कर पाए, एक्चुअल क्या कर पाए वो लिखो। नोट डाउन व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क, ये लिखो कि ये वाली स्ट्रेटजी काम आई, ये वाली नहीं आई। एंड योर लर्निंग क्या थी इस वाले मॉक से, कि हमने क्या क्या सीखा इस वाले मॉक से, एनालिसिस करने से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन, हर मॉक के बाद एक मॉक की अलग कॉपी बना लो, एक पूरी मॉक का अलग रजिस्टर बना लो, जिसमें आप सारे मॉक की चीजें जो जो एनालिसिस कर रहे हो लाइन से लिखते जाओगे, और फिर देखना अपना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, ग्राफ में चार्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है। ये क्लियर है यहां तक सबको, पहले इतना बताओ, यहां तक क्लियर है? पानी पीता हूं इसमें। बोलो जल्दी। चलो फिर, now during the paper guys you can come across 3 sections, 3 kind of questions। जिन्होंने मॉक ही नहीं लिया उनको क्या ही समझ में आएगा क्या बात हो रही है। मॉक देना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तभी फायदा है इस सेशन का। हम लोगों के संग दिक्कत क्या मालूम है, हम लोगों के संग दिक्कत है कि हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमें सर ने बता दिया कि स्ट्रेटजी बनानी है, सर ही हमारी जगह स्ट्रेटजी बना दें, सर ही हमारी जगह आके वो लिख दें, नोट डाउन कर लें कि क्या क्या गलती हम कर रहे हैं, वो भी हमें बता दें। हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते, हमें बस चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए बिना कुछ करे हुए। उससे तो नहीं होने वाला भाई। तो जो लोग करना चाहेंगे, हमने तो बता दिया सेशन, हमने ले लिया सेशन, लेकिन करना तो तुम्हें ही है ना, करना करना, वरना इतना मैं डिटेल सेशन ले रहा हूँ, मेरा इसमें इतना टाइम लगा है, लेकिन तुम्हें मुझे लग रहा है कुछ नहीं करना होगा। जो लोग करेंगे उनका फायदा होगा, नहीं करेंगे तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। करना आपको ही है, हमसे बता सकते हैं। तो यू विल कम अक्रॉस गाइस 3 kind of क्वेश्चन। एक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेगा यार ये तो मैंने देखे ही नहीं है, कैसा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया, न्यू क्वेश्चन है, ब्रांड न्यू, पहली बार देख रहा हूं मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अच्छी बात है। दूसरे तरह के क्वेश्चन होंगे जो देखे हुए होंगे और आपने अटेम्प्ट भी करे होंगे पेपर में। देखे हुए हैं और अटेम्प्ट करे हैं, वेरी गुड। लेकिन देखे हुए क्वेश्चन और फिर भी अटेम्प्ट नहीं किए, ये गड़बड़ है। ये नए क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि हम सब कुछ ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू डू एवरीथिंग। जो देखा हुआ क्वेश्चन नहीं है वो भी ट्राई करेंगे,
चाहे आता हो या नहीं आता हो। क्यों ही करना है भैया? पहले आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो आपने देखे हुए हैं, जो आपके कंफर्ट जोन में हैं, जो आपको आते हैं। पहले आप उनको तो ट्राई करो। ऐसे होंगे 7 8 10 क्वेश्चन जो आपने देखे हुए होंगे और जो आपको आते हुए होंगे। पहले आप उन पे ट्राई करो, उन पे टाइम लगाओ। हमारा टाइम वहीं पे निकल जाता है उन क्वेश्चन को देखने में जो हमें ना तो आते हैं ना कभी हमने देखे हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, चाहे गलत कर दें उसको, उसको कोई फायदा ही नहीं है। तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है क्वेश्चन वाले सेलेक्ट करना जो देखे हुए हैं, उनको अटेम्प्ट करना, और जो हमने अनअटेम्प्ट छोड़ दिए थे अगली बार उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है? और ये जो अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन है इनको धीरे धीरे कम करते जाना है, अनसीन से सीन की तरफ लाना है। अगर आपके सामने अभी अनसीन क्वेश्चन इतने सारे हैं, ये वाला ग्राफ दिख रहा है, क्यों है? क्योंकि हमने कुछ टॉपिक अभी पढ़े नहीं है ना, इसलिए अनसीन है, या हमने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। तो ये जो अनसीन क्वेश्चन है ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने चाहिए? ये आपके सीन में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओगे अनसीन क्वेश्चन कम होते जाएंगे और सीन क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी हो सकता है देखे हुए क्वेश्चन कम दिख रहे हो आपको, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ये और अनसीन होते जाएंगे कम। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब आप मॉक दोगे रेगुलरली, जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, तभी होगा ना, बिना करे तो नहीं होगा। तो अनसीन क्वेश्चन कम करते जाने हैं और सीन क्वेश्चन बढ़ाते जाने हैं धीरे 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 धीरे। ये किससे आएगा? ये आएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करो, सिर्फ टॉपिक मत पढ़ो। अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चंस, अटेम्प्ट मॉक्स, अटेम्प्ट सेक्शनल्स, जहां से भी टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट सेक्शनल मॉक्स जहां से भी जो मिल रहा है वो करो। राइट? तो अनसीन से सीन में कन्वर्ट करोगे जब क्वेश्चन देखा हुआ होगा। जब क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो उसके करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ना। जब क्वेश्चन देखा हुआ ही नहीं है तो उसके कम चांसेस, सॉल्व करने के भी कम होंगे। तो उस क्वेश्चन को धीरे 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 हमें कन्वर्ट करना है देखे हुए क्वेश्चन में, और उसके चांसेस ऑफ अटेम्प्टिंग भी आपके बढ़ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको फेमिलिटी मिलती जाती है कि हाँ यार ये तो देखा हुआ है, ये तो देखा हुआ है। और जब देखा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सीन एंड अनअटेम्प्टेड, इसमें भी देखो जो मैंने बोला, देखे हुए क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट भी किए, इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें ना एक चार्ट बनाना भी मैं वो दिखाऊंगा, उसमें आप देखना कि हमने राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, देखे हुए हो बट टफ हो। चलो अभी मैं तुम्हें इस स्लाइड से बेटर है तुम अगले वाले पे आओ, ये वाली स्लाइड ड्रॉ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कितना स्कोर आना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स स्कोर नहीं होता है ऋषि। ऐसे कैसे स्कोर बता सकते हो कि सेक्शन में कितना स्कोर आना चाहिए? स्कोर इज रिलेटिव। जैसे मैंने बोला, अगर पेपर डिफिकल्ट है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है आपका 10 स्कोर पे भी बहुत अच्छा परसेंटाइल बन जाए। हो सकता है अगर पेपर इजी आ गया तो आपका 20 पे भी 80 रह जाए। तो आप स्कोर से कुछ नहीं बता सकते हो यार। ज्यादा स्कोर पे भी कम परसेंटाइल आ सकता है, कम स्कोर पे भी ज्यादा परसेंटाइल आ सकता है। डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। हाउ कैन यू जस्टिफाई कि कितने स्कोर पे परसेंटाइल क्या आएगा? ये सब वही लोग पूछते हैं जिन्होंने अभी कुछ मॉक वॉक दिए नहीं है। आप मॉक देना शुरू करो, ये सब दिमाग में लेके जाना ही नहीं है पहले से, अपना बेस्ट देना है बस। नो स्कोर, नो परसेंटाइल, ये सब दिमाग में लेके जाना ही नहीं है। कितने अटेम्प्ट करने हैं, अपना बेस्ट देना है। जितने आते होंगे वो करके आने हैं बेस्ट। कितने अटेम्प्ट, कितना स्कोर, ये सब अपने ऊपर बर्डन लेके जाओ ही मत एग्जाम हॉल में। फ्री माइंड से जाओ, बेस्ट देके आएंगे, मजे लेके आएंगे, सीख के आएंगे। दैट शुड बी द पर्पस। एक्यूरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट, मैं बात कर रहा हूं एक्यूरेसी रेट की। अगर क्वांट सेक्शन में 22 क्वेश्चन हैं और आपने अटेम्प्ट तो बहुत सारे कर दिए, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 22 में से, तो आपका अटेम्प्ट रेट तो अच्छा है, लेकिन उसमें से अगर सही 4 ही हुए तो आपका करेक्ट रेट तो बहुत कम है ना यार। तो इंपॉर्टेंट इज नॉट अटेम्प्ट रेट, इंपॉर्टेंट इज करेक्ट रेट। करेक्ट रेट अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका करेक्ट रेट अच्छा नहीं होगा तब तक आपका अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप नेगेटिव में ही मार खा जाओगे, नेगेटिव में ही मार खा जाओगे। नेगेटिव नहीं करने बहुत ज्यादा, तो उतने ही करो। जैसे मैंने बोला, वही क्वेश्चन ट्राई करो जो आपको लगता है कि हमें आते हैं।
ठीक है, अभी आपको लगता होगा कि हमें 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे पेपर में हमें तो आता ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, 2 ही करो। बाकी टाइम आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, जल्दी से सही कर लिए। बाकी टाइम में आप सिर्फ ट्राई करो। अगर हो जाता है कंप्लीटली, आप श्योर हो कि हमने सही किया है, तो अच्छी बात है, मार्क करो। सिर्फ ट्राई करते रहो, पेपर को छोड़ो मत। ये नहीं कि हमने 10 मिनट करा, हमसे नहीं आया, हमने पेपर छोड़ दिया, नहीं। पूरा बाकी के 30 मिनट आप ट्राई करो। बाकी क्वेश्चन अगर हो जाते हैं, 100% श्योर हो तो मार्क करो, नहीं तो जस्ट लीव इट, मार्क मत करो। ट्राई तो करो। आधा घंटा बैठने की आदत तो डालो, 30 मिनट। दो क्वेश्चन आपने 10 मिनट में कर लिए, फिर आपको लग रहा है हमें तो कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन एक बार देखो सबको कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, आइडिया लो, ट्राई करो उनको। जितने हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते तो छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं। 6 नंबर तो आएंगे सही। गलती नहीं करनी है, कोशिश यही करनी है, जब तक 100% श्योर ना हो तब तक मार्क ना करें। कम होने दो अटेम्प्ट। और ये जैसे मैंने बोला, धीरे धीरे जो आपके कम अटेम्प्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे। तो ये भी नोट करते जाना है, हर मॉक के बाद आप ये नोट करते जाओ कि मेरा करेक्ट लेवल क्या है, मैंने अटेम्प्ट कितने किए और उसमें से मेरे करेक्ट कितने हो, ये लिखते जाओ। एक इसका जैसे मैंने बोला नोटबुक बना लो। ये धीरे धीरे आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाना चाहिए, करेक्ट अपॉन टोटल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं, वो अभी मैं इस पे दोबारा आऊंगा। ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सेक्शन के लिए करना है। क्रिएट दिस मैट्रिक्स फॉर ईच सेक्शन। ये देखो, ये हर सेक्शन के लिए बनाओ, ये टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला एक पूरा संडे 4-5 घंटे इसके लिए उठा के रखो मॉक के लिए, तभी इंप्रूवमेंट आएगा, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो क्रिएट बनाओ ये मैट्रिक्स कि हमने अटेम्प्ट कितने किए हैं, उसमें ये बना लो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तीन ही तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, अनअटेम्प्ट, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। अब ये बताओ कौन से 2 ब्लॉक पे क्रॉस आना चाहिए, मतलब जो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, और कौन से 2 ब्लॉक पे राइट आना चाहिए जो करने ही चाहिए। कौन बताएगा ये बात, कौन से 2 ब्लॉक हैं? चलो पहले ये बताओ कौन से 2 ब्लॉक पे राइट आना चाहिए, मतलब वो तो मस्ट अटेम्प्ट है। राइट किस पे आना चाहिए? मस्ट अटेम्प्ट। अगर हमने अटेम्प्ट किया है, मस्ट अटेम्प्ट किस किस पे आना चाहिए, नंबर बताओ। नहीं, उनका नेगेटिव नहीं होता, उनका नेगेटिव नहीं होता। टीटा क्वेश्चन बोलते हैं, उनका नेगेटिव नहीं होता। नंबर बताओ, नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 4। अरे नंबर बताओ यार, मैंने नंबर डाल दिए, नंबर नहीं बता पा रहे हो, इजी, मीडियम, नंबर बोलो। 1 to 4 पे राइट आना चाहिए। नहीं नहीं, अरे समझ नहीं रहे हो, देखो समझ नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुमने 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 पेपर दे दिया, तुमने पेपर दे दिया ना। अब उसके बाद तुम एनालाइज कर रहे हो कि हमने क्या क्या सही चीजें की हैं, क्या क्या गलत चीजें की हैं। मैं पूछ रहा हूं आपने क्या क्या सही चीजें की हैं, इनमें से क्या क्या सही चीजें की हैं बताओ। ये छोड़ दो, क्या क्या आपने सही चीजें की है। आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये आपने ठीक किया है। अगर आपने एक इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये आपने ठीक किया है, ठीक है। अगर ये बहुत ही बढ़िया किया है, मतलब अगर आपने मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये ठीक ठीक है। लेकिन अगर आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि उस पर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो। यू हैव स्पेंड मोर टाइम, आपको वो करना ही नहीं है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको टाइम आपने खराब करा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करके, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन गलत क्या है, एक और गलत है क्या, अगर आपने एक इजी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ दिया, ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी है। दिस यू हैव नॉट डन इट राइट। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन अगर आपने एक इजी वाला छोड़ दिया, पेनल्टी बहुत बड़ी है। और अगर आपने एक अनअटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ा, ये ठीक बात है। अगर आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, अच्छा किया, करना ही नहीं था वो डिफिकल्ट क्वेश्चन और आपने छोड़ दिया, तो आपने अच्छा किया। मीडियम क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ये ठीक ठीक है, बहुत अच्छी बात तो नहीं है लेकिन ठीक ठीक है। तो ये जो 2 ब्लॉक हैं, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मतलब ये उल्टा चलेगा, बस ये समझ लो। जहां 3 राइट वहां पे यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 2 राइट वहां पे 2 राइट लगा सकते हो, यहाँ पे क्रॉस तो यहाँ पे राइट, ये उल्टा है। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, छोड़ने नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ने हैं,
अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो अगर आपने ये छोड़ दिए हैं, अच्छा किया है, अटेम्प्ट किया है, गलत किया है, चाहे आपने सही भी किया हो तब भी ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप इससे खुश मत हो कि हमने सही कर दिया डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं, उतनी देर में आप दो इजी क्वेश्चन कर सकते थे जो आपने देखे ही नहीं। आप लोग समझ पा रहे हो इस चार्ट को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहुंच ही नहीं पा रहे, काफी सारे लोग लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। हम एक से लेके चलना शुरू करते हैं और 22 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। कोई बंदा 4-5 पे ही गिव अप कर देगा, कोई 10 तक पहुंच पाएगा, कोई 15 तक पहुंच पाएगा, 22 तक बहुत रेयर होते हैं। जो जिन्होंने पूरी ढंग से लास्ट ईयर तैयारी की होती है, जिनको पता है क्या करना है, वही जाते हैं बस। बाकी लोग तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। और हो सकता है ये 3-4 क्वेश्चन पीछे इजी थे जो आपने देखे ही नहीं। अनअटेम्प्ट इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हो, पेनल्टी बहुत बड़ी है, ये आप देख ही नहीं पाए। अरे, डिफिकल्टी लेवल तब पता चलेगी जब जब आप अभी पढ़ लोगे, क्योंकि अभी तो आपको ज्यादा कुछ आता ही नहीं है ना चक्कर। अभी आपने टॉपिक ही एक दो पढ़े हुए हैं तने, अपने तो शुरू ही अभी किया है। डिफिकल्टी लेवल मॉक एनालिसिस के बाद तो पता चलेगा कि बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। मॉक एनालिसिस के बाद की बात हो रही है, उसमें तो लिख रहा होगा, तुम्हें नहीं पता चल रहा तो। आ रहा है समझ में? तो लास्ट तक जाओ, सेलेक्ट द राइट क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही होंगे। आप ये मत करना कि चलो अगले मॉक में सर ने बोला है तो मैं लास्ट से ही शुरू कर देता हूं और पता चला इस बार शुरू में इजी थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि लास्ट में इजी होंगे। वो आपको देखता हुआ जाना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है। इजी है तो अटेम्प्ट करो, मुश्किल है तो टाइम वेस्ट मत करो। गिव इट अप, लीव इट एज सुन एज पॉसिबल। टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात? तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यही है पूरा क्रक्स। जिसको ये समझ में आ जाएगा वो अच्छा करेगा, जिसको नहीं आएगा समझ में वो गलत क्वेश्चन पे ही अटका रहेगा, टाइम वेस्ट करेगा अपना। सेम फॉर एलआरडीआई, सेम फॉर वर्बल। एनालाइज बोथ द राइट क्वेश्चन एंड द रॉन्ग क्वेश्चन। तुमने मान लो 4 क्वेश्चन सही किए। हम लोग एक और गलती ये भी करते हैं कि हम इनको देखते ही नहीं है जो हमने सही किए होते हैं। हम जो गलत किए होते हैं, जो हमने नहीं किए होते हैं, हम उन्हीं को देखते हैं। नहीं, आप जो सही कर रहे हो उनको भी देखो, हो सकता है आपको कोई बेटर सोल्यूशन मिल जाए इनका भी। आप इनका भी सोल्यूशन देखो, हो सकता है आपको इनका भी बेटर सोल्यूशन मिल जाए, इसकी नई अप्रोच मिल जाए। आपको आपको आता है लेकिन हो सकता है बेटर सोल्यूशन मिल जाए, अप्रोच मिल जाए, क्या दिक्कत है? तो जो सही कर रहे हो उनको भी देखो। एनालाइज बोथ द राइट क्वेश्चन एंड द रॉन्ग क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो दोनों चीजें देखनी है, सही वाले भी और गलत वाले तो देखने ही देखने हैं, अनअटेम्प्ट तो देखने ही देखने हैं, रॉन्ग एंड अनअटेम्प्ट दोनों ही देखने हैं। क्लियर है? और ये भी देखना है, करेक्ट क्वेश्चन बट चेक, वॉज योर मेथड द शॉर्टेस्ट, वॉज योर मेथड द राइट वन। हो सकता है तुमने आंसर निकाल दिया हो बट मेथड गलत हो, फ्लूक हो। तो जो सही हुए हैं उनको भी बेटर वे से करा जा सकता है। रॉन्ग क्वेश्चन क्यों देखने हैं? क्या वो हमारी सिली मिस्टेक थी, क्या वो हमें कंसेप्चुअली नहीं आता था, या फिर हमने कोई फॉर्मूला ही गलत लगा दिया? क्यों रॉन्ग कर रहे हैं हम? या तो हमें आता ही नहीं था लेकिन हमने एक आता हुआ क्वेश्चन क्यों गलत किया है? क्या हमने वो सिली मिस्टेक करी है? क्या हमने कंसेप्ट गलत लगा दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया? क्यों, वाई क्वेश्चन पूछो, ताकि वो गलतियां आप रिपीट नहीं करो। अब ये देख लो कि यार हमने सिली एरर कितनी करी है इस पेपर में, हमें आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, तो पेनल्टी ये भी बहुत बड़ी है। आता, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपने सही करा और आंसर गलत निकाल दिया, निकाला एक्स, पूछा था उसने x-5, तो ये तो बहुत बड़ी पेनल्टी है ना। और ये करते हैं हम बहुत बार गलतियां। तो ये लिख लोगे हम कितने सिली मिस्टेक्स करके आ रहे हैं पेपर में, जो धीरे धीरे आप कॉशियस हो जाओगे। लिखा होगा कहीं पे तो पता रहेगा, कॉशियस दिमाग याद रखेगा उसको कि हमने पिछले पेपर में 3 सिली मिस्टेक करी थी जो इस बार नहीं करनी है। तो ये मेहनत का काम है गाइस, जो मेहनत करना चाहेगा, इतना टाइम लगाना चाहेगा, वही करेगा। वरना मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल डू नॉट इवन गिव ए डैम। पेपर दे दिया बस, ठीक है, ये भी एहसान करा हमने, पेपर दे दिया, बाकी एनालिसिस एनालिसिस कौन करे, कौन इस पे टाइम लगाए? लेकिन जो लोग टाइम लगाएंगे, इंप्रूवमेंट उन्हीं का आएगा। 90% जनता नहीं लगाएगी। इफ यू आर अमंग दोज 90%, यू कैन जस्ट लीव दैट सेशन राइट नाउ, बिकॉज ये सेशन आपके लिए है ही नहीं। ये सेशन उन 10% लोगों के लिए जो ये सीखना चाहते हैं, जो टाइम लगाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये हर किसी के बस का नहीं है, इतना सोचना, इतना मेहनत करना। नोबडी विल डू दैट। लेकिन रिजल्ट तो इन्हीं 10 बच्चों का आएगा, 10% जो करेंगे ये सब।
अब जैसे मैंने बोला देखे हुए क्वेश्चन वन अनअटेम्प्ट रह गए। देखे हुए क्वेश्चन अनअटेम्प्ट क्यों रह गए? क्या मुझे कंसेप्ट नहीं आता था, देखा हुआ था बट मैं भूल गया कंसेप्ट, या फिर वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी आपने छोड़ दिया, अच्छा किया, लेकिन लोअर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गया, ये गलत है, ये नहीं रहना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको चार्ट समझाया था ना, उस चार्ट को बनाओ और देखो कि किस ब्लॉक में कितने क्वेश्चन आप लिख पा रहे हो, क्योंकि इसी सारे क्वेश्चन इसी ब्लॉक में आएंगे, इसके बाहर तो नहीं जाएंगे ना क्वेश्चन, इस ब्लॉक के बाहर तो नहीं जाएंगे। हो सकता है ऐसे 4 क्वेश्चन थे जो इजी थे और जो आपने अटेम्प्ट भी किए, हो सकता था ऐसे डिफिकल्टी लेवल मीडियम के 3 क्वेश्चन थे जो थे और आपने अटेम्प्ट भी किए, डिफिकल्ट भी मैंने गलती से 2 अटेम्प्ट कर दिए, ये नहीं करने मुझे अगली बार। बहुत सारे इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। ये रेड जोन है तुम्हारा, ये वाला रेड जोन है और ये वाला रेड जोन है जहाँ पे क्रॉस लग रहा है, ये इन पे इंप्रूवमेंट लाना है, ये छोड़ने नहीं है, ये अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो ये सारे जो 22 के 22 क्वेश्चन है वो इसी में तो बढ़ जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जो अनअटेम्प्ट थे, सही किया आपने, छोड़ दिए तो, और बाकी के चारों 3 सातों तो 9 9 और 12, 9 और 12 21, बाकी के दो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा आपका धीरे धीरे चार्ट बनता रहेगा और आपका क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन आपको बढ़ना चाहिए, मतलब ये वाला सेक्शन आपका धीरे धीरे कम होना चाहिए, कोई भी इजी क्वेश्चन ना रह जाए, जीरो आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे जीरो आना चाहिए और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। ओवरऑल एनालिसिस, ये तो हमने बात कर ली कि हम सारे सेक्शन का कैसे करेंगे अलग अलग। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ये टाइम लेगा हर सेक्शन। ओवरऑल देखो एनालिसिस जब आप करोगे, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस यू शुड हैव सॉल्व्ड एंड यू शुड हैव लेफ्ट एंड व्हाई, जो मैंने अभी आपको समझाया कि वो क्वेश्चन जो आपने करने चाहिए थे अनअटेम्प्ट छोड़ दिया आपने और इजी थे, एंड यू शुड हैव लेफ्ट जो डिफिकल्ट थे लेकिन आपने अटेम्प्ट किए। तो ये चीज लिखते जाओ कि हमने क्यों किया ऐसा, हमने क्यों छोड़ दिए, क्या हमें आते नहीं थे या हमने इग्नोर कर दिया, उनको देखे ही नहीं। नोट डाउन एनी क्वेश्चन और मेथड दैट यू वुड वांट टू रेफर लेटर। इसमें ना स्टार मार्क लगाते जाया करो कि हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, मैं रिवाइज करूंगा इस क्वेश्चन को, कंसेप्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट वाइज नया क्वेश्चन है, ये सब लिखते जाओ। वहां पे कुछ नया मिले आपको, कुछ नया मेथड मिले, कुछ नया क्वेश्चन मिले जो आपको अच्छा लगे, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम पे आपको ये रिवाइज करने में आसानी होगी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो देख के मजा आता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेते हैं, ये फॉर्मूला नया मिल गया, ये नोट कर लेते हैं। तो ये सब चीजें जो आप अगले वाले में या रिवीजन के टाइम पे रेफर कर सकते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ नोटबुक बना लो जिसमें ये सारी चीजें लिखते जाओ, वरना तो हो जाएंगी ये सारी चीजें। आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू कुड सेव टाइम, ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करो जिसमें आप अभी बहुत सारा टाइम लगा रहे हो और टाइम सेव करा जा सकता है आराम से, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी पढ़ाई करके उस एरिया को टाइम सेव कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट वाले एलओडी देते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा, या फिर इंस्टीट्यूट वालों का दिमाग लगा सकते हो, दोनों का मिला के बीच में आ सकते हो, कंसेंसस पहुंच सकते हो सकता है तुम्हें भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो, इंस्टीट्यूट वाले को इजी लग रहा हो। तो जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट एग्जैक्ट लो, जो आपको ठीक लग रहा है, थोड़ा अपना भी मतलब यूज करनी है नॉलेज, और बैलेंस लेके आ जाना है दोनों के बीच में। ज्यादातर बात तो वो बन जाती है, ज्यादातर बात, क्योंकि उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट का नहीं होता है, उसमें बाकी बच्चों का भी तो होता है कि इतने परसेंट बच्चों ने अटेम्प्ट किया, इतने बच्चों ने इतना एवरेज टाइम लगाया, उससे आइडिया लग जाता है। Could do topic wise analysis where you note down a number of questions per topic, attempted and accuracy। ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है, ये थोड़ा बाद में कर सकते हो, अभी के लिए छोड़ सकते हो। अभी तुम इतना तो करो, पहले शुरू तो करो करना, अभी तुम इतना सारी चीजें एक साथ तो करोगे नहीं, तो धीरे धीरे करना शुरू करो। ये टॉपिक वाइज एनालिसिस बाद में कर लेना कि भैया टाइम एंड वर्क में आता है, ये थोड़ा और सेग्रीगेट हो जाएगा, तो ये अभी छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए। आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस राइट ए पेज ऑन द मॉक, शुड इंक्लूड कि भैया हमने क्या लर्निंग करी, क्या इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं, व्हाट शुड यू प्रिपेयर बिफोर नेक्स्ट मॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे सीखो, गलतियों से लर्निंग क्या थी हमारी, और हम अगले मॉक के लिए क्या प्रिपेयर करके जाएंगे और क्या गलतियां अवॉइड करेंगे। ये धीरे धीरे
अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करते जाओ, वास्ट करते जाओ, बढ़ाते जाओ, ताकि, क्योंकि देखो इम्प्रूवमेंट एकदम तो नहीं आएगा। अगर अभी 40% आ रहे हैं तो आप सोचो मेरा 90 आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। आपको धीरे 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 बेबी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, वो करना है। स्ट्रेटजी व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी क्या वो काम करी? करी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो आप दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मॉक के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है? आफ्टर एनालिसिस हो गया आपका, तो आपने एनालिसिस दे दिया, फिर उसका एक पेज बना लो कि इस मॉक से मैंने ये सीखा, ये गलतियां थी जो अगले मॉक में नहीं करेंगे, ये स्ट्रेटजी काम आई, ये नहीं आई, अगले मॉक के लिए हम ये स्ट्रेटजी बना के जा रहे हैं। तो भैया इतना सारी चीजें अगर आपने कर ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका स्कोर ना बढ़े तो मेरा नाम बदल देना। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका स्कोर ना बढ़े तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी दे रहा हूँ। जो लोग मेहनत करते हैं ये सब रिलीजियसली, उनको फायदा होता ही होता है। ये बहुत डिटेल एनालिसिस है, इतनी चीजें आपको भी बताएगा नहीं, ऊपर ऊपर से बता देंगे सब। लेकिन अगर आप ये सब फॉलो करोगे ना, एक एक चीज जो मैंने लिखी है यहाँ पे, इस पूरी पीपीटी को ढंग से दोबारा देखना, नोट्स बनाना इसके, और समझना इसको कि सर ने क्या समझाया। अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करो दो चार। तुम लोगों की स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी सोचो दो चार बैठ के, क्या क्या तरह से अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर है? समझ में आई बात? बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं? मेहनत करोगे इस पे, टाइम लगाओगे नहीं लगाओगे? अगर टाइम लगाने के लिए तैयार हो तभी फायदा है। हाँ, बस तुम पीपीटी लेके इकट्ठे करते रहो, फोल्डर बनाते रहो, समझो, काम करो। पीपीटी से कोई फायदा नहीं है, मैं भेज दूंगा, लेकिन इसको बैठ के पढ़ो, समझो जो चीज बोली गई है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, मैं टाइम लगाता हूँ, एक एक सेशन पे मेरे टाइम लगता है। मैं पीपीटी भेज दूंगा, लेकिन जो मैंने चीजें बताई हम नोट डाउन तो कर सकते हो ना यार, सेशन से भी कर सकते हो वो तो, जो लोग सीरियस हैं। मजा आया नहीं आया ये बताओ? क्लियर हुई चीजें काफी सारी? मॉक एनालिसिस कैसे करना है थोड़ा आइडिया लगा इस चीज का। 16 तारीख को जो मॉक है उसमें लगा के देखना। अगर मजा आया, देखो राहुल गांधी को भी आया, प्लान फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और देखो राहुल गांधी भी कह रहा है मजा आया। तो राहुल गांधी को भी आया तो तुम्हें भी आएगा, राहुल गांधी भी अप्लाई करेगा अगले अगले मॉक में। और ये ना नेक्स्ट 3 मंथ का अपना एक प्लान बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो मॉक स्ट्रेटजी के साथ, डेवलप करो अपनी यूनिक स्ट्रेटजी जो आपको फायदा देगी। वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई करो, फंडा बुक्स, क्लास शीट्स, इन सब से अपने बेसिक जो वीक एरियाज हैं उन पे धीरे धीरे मेहनत करके टाइम लगाओ। स्ट्रॉन्ग एरियाज टॉपिक टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि हमें अपने एक पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेक्शनल टेस्ट या टॉपिक टेस्ट लेके उस पर भी काम कर सकते हो। तो एक ऐसे करते करते ना आपकी एक फाइनल स्ट्रेटजी बन के आएगी यहाँ पे कि ये वाली काम कर रही है मेरे लिए, मैं अल्टीमेटली कैट में इसी को अप्लाई करूंगा। तो आप यहाँ पे वेरिएशन ले सकते हो, कई सारी स्ट्रेटजी धीरे धीरे अलग अलग बनाओ, और फिर उसके साथ एक फाइनल स्ट्रेटजी आपकी एक बन के आएगी, वो आपके जो काम करेगी वो डेफिनेटली आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो लेकिन इसके लिए आपको अपनी डेवलप तो करनी पड़ेगी ना, अलग अलग तो ट्राई करनी पड़ेंगी। एक मैंने बता दिया, अब ये नहीं कि सिर्फ उसी को ट्राई करो, अपनी खुद से बनाओ स्ट्रेटजी। जो टॉपिक आपको लग रहा है वीक है उनको हम पढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। अगर हमने पढ़ लिया और फिर भी आपको लग रहा है वीक है, तो आप एक बार कंसेप्ट उसको दोबारा देखो, शीट करो, वीडियो देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो चलो इसी बात पे, ये जो ऑफर चल रहा है इसको फॉरवर्ड कर दो सब लोग, दो दो लोगों को अपने। मेरी मेहनत, तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये आगे दो दो अपने फ्रेंड्स को भेज दो। जो ऑफर चल रहा है 15 जुलाई तक वैलिड है, कोड आपको बताइए, लोकेशन। तो चलिए मिलते हैं गाइस, टाइम एंड वर्क की क्लास में मिलते हैं 3 बजे। आई होप काफी डिटेल सेशन था, समझ में आ गया होगा सब। गुड लक, बाय बाय, सी यू।